नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूनस्टोन क्लासेस में। मेरा नाम है शशिकांत पंडित। वीकली करंट अफेयर्स सीरीज की ये 7th वीडियो है। इससे पहले जो 6 वीडियोस है उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिंड कमेंट में अटैच्ड है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में जितने भी करंट इवेंट्स हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, लगभग 30 से भी ज़्यादा हम क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सारे ही कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि करंट अफेयर हर एग्जाम्स में आएंगे ही, इसीलिए ये सारे एग्जाम्स के लिए चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, सब में ही ये आने के चांसेस रहेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि कैसा लगा है वीडियो। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा असर्शन रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्या कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है साउंड इज यूज्ड बाय मरीन क्रिएचर्स टू ट्रैवल, ऑब्टेन फूड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ऑल्दो साउंड ट्रैवल्स लोअर इन वाटर देन इन एयर, इट इज अ सिग्निफिकेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज इट कैन ट्रांसमिट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस वास्ट डिस्टेंसेस। तो ये कॉमा के बाद ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन साउंड ट्रैवल्स लोअर इन वाटर देन इन एयर ये गलत है। तो साउंड जो है सबसे ज़्यादा ट्रैवल फास्ट किस में करता है, तो सॉलिड मीडियम में करता है। ठीक है, उसके बाद होता है लिक्विड, देन इन द गैसियस मीडियम। ठीक है, तो इस हिसाब से साउंड की जो स्पीड होगी वो वाटर में ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू एयर। ठीक है, तो इस हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा गलत हो जाता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। A new study has found that noise generated by human activity makes it harder for dolphins to communicate. जो हम लोग एक्स्ट्रा नॉइज क्रिएट कर रहे हैं ड्यू टू, जिसे हम लोग जिसे कहते हैं एक्सेलरेटेड नॉइज पॉल्यूशन, है ना, और वो एंथ्रोपोजेनिक रीजंस है उसके। कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, तो जितने भी मरीन क्रिएचर्स स्पेशली डॉल्फिन्स जो कम्युनिकेशन के लिए साउंड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनमें कम्युनिकेशन में बाधाएं आ रही है नॉइस, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। मरीन एनिमल्स आर नोन टू यूज साउंड्स टू नेविगेट, फाइंड फूड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। ठीक है, तो मरीन एनिमल्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। एज साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वाटर देन एयर, जैसे मैंने बता दिया, इट मेक्स फॉर एन इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज इट कन्वे अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली एंड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या है, तो स्पीड ऑफ साउंड कितना है, 340 मीटर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड के अंदर 340 मीटर साउंड की जो स्पीड है नॉर्मली। ठीक है, साइंटिस्ट बिलीव दैट फिश स्पीसीज रिलाई ऑन साउंड ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मेट अट्रैक्शंस, कोर्टशिप एंड मेट चॉइसेस। तो इन सब के लिए मरीन एनिमल्स के लिए साउंड्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। Siang Unying festival is an important festival in the Adi community. It is celebrated in Tripura, Sikkim, Meghalaya, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश में जो आदि कम्युनिटी है वो लोग इसको सेलिब्रेट करती है। तो श्री सर्बानंद सोनोवाल अटेंडेड द कलरफुल सियांग उनियंग इवेंट, एन इम्पॉर्टेंट आदि कम्युनिटी इवेंट इन बोलेंग, अरुणाचल प्रदेश में ये इवेंट हुआ था। द फेस्टिवल ऑफ उनियंग इज सेलिब्रेटेड टू हेराल्ड द सीजन ऑफ कल्टिवेशन, द बिगिनिंग ऑफ द आदिस कम्युनिटी न्यू ईयर। तो ये आदि कम्युनिटी जो है, जो अरुणाचल प्रदेश की है, ट्राइबल ग्रुप है, उसका नया न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट करते हैं। अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन एज वेल एज अ ग्रेट वे टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड अमॉन्ग द कम्युनिटी। तो एक टाइप ऑफ ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी है, साथ ही साथ में आदि कम्युनिटी के लिए नए साल का भी है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो है आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी लॉन्च द अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप। असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज असम में ये ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। तो असम के चीफ मिनिस्टर कौन है, हिमंत बिस्वा शर्मा, उनके चीफ मिनिस्टर है। लॉन्च द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट्स
इन अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल, साथ ही साथ में वेब पोर्टल भी है, मोबाइल एप्लीकेशन भी है, एंड द वुड बेस्ड इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल। तो दो इसमें पोर्टल इन्होंने इनॉग्रेट किया, अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल भी है और मोबाइल एप्लीकेशन भी है, साथ ही साथ में वुड बेस्ड इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल along with the theme song of the Amrit Vriksha Andolan. It is an initiative aimed at planting a total of 1 crore commercially viable saplings across the state by individuals from various of walks of life. तो बेसिकली एक टाइप ऑफ एफोरेस्टेशन प्रोग्राम है जिसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा प्लांट लगाने का इसमें एम रखा गया है। तो हर इंसान जो है असमीज मेनली असम में जो भी रहते हैं वो पेड़ लगा सकते हैं, जो कि कमर्शियली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लांट्स है उसके सैपलिंग्स। तो इसमें गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी सैपलिंग्स और वो आम पब्लिक उसे लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए असम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उन्मेषा एंड उत्कर्ष फेस्टिवल वर इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट इन यूनियन टेरिटरी? मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में इसका हुआ था। तो ये भी एक ट्राइबल फेस्टिवल है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इज शेड्यूल्ड टू विजिट भोपाल। ठीक है, तो भोपाल में इसका ये अगस्त में हो गया था, अगस्त के फर्स्ट वीक में ये इवेंट इनॉग्रेट हो गया था। इनॉग्रेट 2 इवेंट्स, द उन्मेषा जो था इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल था मध्य प्रदेश में जो हुआ था, एंड उत्कर्ष फेस्टिवल ऑफ फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, तो उन्मेषा जो है वो लिटरेरी फेस्टिवल था और जो उत्कर्ष था वो फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल था। दीज इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन कोलैबोरेशन विद साहित्य अकेडमी एंड संगीत नाटक अकेडमी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर इनसे रिलेटेड होगा वो क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी इन्वॉल्व थे, साहित्य अकेडमी एंड संगीत नाटक अकेडमी भी इसमें इन्वॉल्व थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 4 देखते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ फ्रेश वीजा कैटेगरी नेम आयुष वीजा? तो आयुष वीजा बहुत ऑब्वियस लगता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने किया हो, लेकिन इसका आंसर अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष करते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसका सही आंसर होगा। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ फ्रेश वीजा कैटेगरी नेम्ड आयुष वीजा। आपको पता होगा आयुष जो है वो इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करता है, वो मिनिस्ट्री है। ए मीन्स आयुर्वेदा, Y means yoga, U means यूनानी, S means सिद्धा एंड H is होम्योपैथी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का फुल फॉर्म है। और आयुष वीजा किस लिए दिया जा रहा है? फॉरेन नेशनल्स को, टू केटर द फॉरेन नेशनल सीकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग थेरेपेटिक केयर्स, वेलनेस, योगा इन इंडिया। तो जो भी फॉरेन नेशनल्स हैं जिनको भी मेडिकल इंडियन ट्रेडिशनल मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे योगा, आयुर्वेदा इन सब से अगर ट्रीटमेंट करानी है तो उनके लिए स्पेशल आयुष वीजा दिया जाएगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रोवाइड करा रही है। द आयुष वीजा हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू एड्रेस द रिक्वायरमेंट फॉर डेडिकेटेड वीजा प्रोग्राम फॉर फॉरेन विजिटर्स सीकिंग ट्रीटमेंट अंडर आयुष सिस्टम और द इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होगा, आयुष नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Starlab station is a joint venture of Voyager Space and which institution? Boeing, Airbus, SpaceX, ध्रुव। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एयरबस। ठीक है, तो एयरबस बहुत सारे प्लेन्स में एविएशन इंडस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनीज है। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैज एंटर्ड इट्स फाइनल फेज ऑफ ऑपरेशंस विद इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स रनिंग अंटिल 2028 एंड 30। तो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है एग्रीमेंट जो है वो 2028 और 30 के बीच में खत्म हो जाएगा। विद अ व्यू ऑफ रिप्लेस ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, NASA has launched various programs. Voyager Space and Airbus announced the creation of a joint venture to build and operate the Starlab station. ठीक है, तो जिस तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें अलग अलग कंट्रीज है, यूरोपियन है, अमेरिकन है, एशियन कंट्रीज भी है, तो वो ऑपरेट करते हैं। लेकिन जो अब स्टारलैब स्टेशन होगा जो कि
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिप्लेस करेगा। तो वो जॉइंट वेंचर है किसके बीच में, तो वो ऑब्वियसली नासा उसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, लेकिन वॉयेजर स्पेस एंड एयरबस दो ऐसी कंपनीज हैं जिनके बीच में जॉइंट वेंचर होगी। द जॉइंट वेंचर विल हैव अ यूरोपियन जॉइंट वेंचर एंटिटी टू सर्व द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द स्पेस एजेंसी ऑफ इट्स मेंबर स्टेट। ठीक है, तो यूरोपियन स्टेट एजेंसी की भी होगी जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और जो भी इसके मेंबर्स होंगे वो अपने अपने कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो एयरबस इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द सुपर कंडक्टिविटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इट रेफर्स टू अ स्टेट इन विच अ मटेरियल ऑफर्स मैक्सिमम रेसिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट। ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। मैक्सिमम रेसिस्टेंस सुपर कंडक्टिविटी नहीं करता, मिनिमम रेसिस्टेंस करता, बहुत कम रेसिस्टेंस देता है। इट कैन बी अचीव्ड एट वेरी लो टेम्परेचर्स। ये स्टेटमेंट सही है। मर्क्यूरी वाज द फर्स्ट मटेरियल डिस्कवर्ड टू हैव कंडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। कितने सही है, तो दो स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी refers to a state in which material offers zero or near zero resistance to electric current। तो कंडक्टर मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है। इंसुलेटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं देता। तो सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर्स क्या होंगे, जो बहुत कम रेसिस्टेंस देते हैं या फिर जीरो रेसिस्टेंस देते हैं, उसी को हम लोग सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। एज ऑफ नाउ सुपर कंडक्टिविटी कैन बी अचीव्ड ओनली एट वेरी लो टेम्परेचर्स। और कितना टेम्परेचर, तो -250 डिग्री सेल्सियस के आसपास में सुपर कंडक्टिविटी शो होता है, विच इज वेरी क्लोज टू द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द फर्स्ट मटेरियल टू हैव been discovered to show superconductivity properties is a mercury, है ना। तो मर्क्यूरी ऐसा पहला मेटल है जो सुपर कंडक्टिविटी शो करता है, और ये साथ ही साथ में ये ऐसा मेटल है जो लिक्विड है, सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड है। एट रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड है ना। सिल्वरी कलर का होता है जो थर्मोमीटर में यूज होता है, which becomes superconductor to close to -270 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट ऑफ अदर मटेरियल्स कॉमनली यूज्ड एज सुपरकंडक्टर्स कौन कौन से अदर सुपरकंडक्टिंग मटेरियल्स एलिमेंट्स कौन कौन से, तो लेड, एल्यूमिनियम, टिन, नायोबियम एंड सेवरल अदर्स also become superconducting at comparable temperatures called the critical temperatures। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन है, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, consider the following statements। International Liability for Damage Caused by Space Object। ठीक है, फर्स्ट है, कन्वेंशन मेक्स द लॉन्चिंग कंट्री एब्सोल्युटली लायबल टू पे कंपनसेशन फॉर एनी डैमेज कॉस्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट। ये स्टेटमेंट सही है। द लायबिलिटी कन्वेंशंस डील विद डैमेज कॉस्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट्स टू अदर स्पेस एसेट्स एंड नॉट अप्लाइज टू द डैमेज कॉस्ड बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ। तो ये गलत है, नॉट नहीं होगा, ये भी अप्लाई होता है। जो दूसरे कंट्री पे जो स्पेस डेब्रीज है वो फॉल करते हैं, वो भी उस पर लायबल है, उसको भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट बस नॉट के लिए सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए ऑप्शन 1 ओनली। तो इस तरह से जितने भी हम लोग सैटेलाइट्स वगैरह रॉकेट लॉन्च करते हैं, तो वो इस तरह से एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में सर्कुलर पार्ट में घूमते रहते हैं। कोई भी प्लैनेट या एस्टेरॉइड जिसको भी हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, तो वो क्या होता है, जब उसकी लाइफ टाइम खत्म हो जाती है तो वो एक जस्ट एक वेस्ट की तरह रह जाता है, क्योंकि उसका तो कोई काम नहीं है। तो वो कभी ना कभी वो नीचे गिरता है। तो एक बहुत मेजर इंसिडेंस हुई है अभी रिसेंट टाइम्स कि इसरो का एक सैटेलाइट का पार्ट था जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाके गिरा है ना। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी, अ लार्ज ऑब्जेक्ट फाउंड ऑन द सोर्स ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैज बीन कंफर्म्ड टू बी द डेब्रीज ऑफ इसरो रॉकेट का। इसरो रॉकेट का एक डेब्री फाउंड हुआ है जो कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट में जाके गिरा है। ठीक है, तो इसरो ने इसको मान लिया है कि हाँ वो हमारा ही पार्ट है, डेब्री है। सेइंग दैट डेब्रिस कुड बी फ्रॉम वन ऑफ आवर
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो है PSLV रॉकेट्स के, वो डेब्रिस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। So there are international regulations governing space debris which include junk falling on the earth. Most space-faring countries are signatories of the Convention of International Liability for Damage Caused by Space Objects. तो जितने भी स्पेस में रॉकेट सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं वो सब इस कन्वेंशन से सिग्नेटरीज हैं, तो उनको ये रूल फॉलो ही करना पड़ेगा। दिस कन्वेंशन इज वन ऑफ द सेवरल इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट कंप्लीटेड द आउटर स्पेस ट्रीटी, द ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क गाइडिंग द बिहेवियर ऑफ कंट्रीज इन स्पेस। ठीक है, तो आउटर स्पेस ट्रीटी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द लायबिलिटी कन्वेंशन डील मेनली विद द डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट्स टू अदर स्पेस एसेट्स, बट इट इज आल्सो अप्लाइज टू डैमेज कॉज्ड बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ। तो अगर कोई हम लोग लॉन्च कर रहे हैं रॉकेट जिसके वजह से जो ऑलरेडी स्पेस में सैटेलाइट या रॉकेट्स हैं उनको अगर डैमेज पड़ता है तो उनके लिए भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। साथ ही साथ में जो भी डेब्रिस जो फॉल करते हैं अर्थ में कहीं पे भी फॉल करते हो तो वैसे कंट्रीज को भी, उन कंट्रीज को भी कंपनसेशन देना जरूरी है। तो ये वही लॉ जो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल लायबिलिटी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट, ये इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन 7 का सही आंसर है। क्वेश्चन 8 देखते हैं। Which state union territory approved water tourism and adventure sports facility 2023? तो गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गोवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुत डेवलपमेंट हो रही है कुछ सालों में, स्पेशली टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट हैज अप्रूव्ड the Uttar Pradesh Water Tourism and Adventure Sport Facility 2023. The policy aims to transform the state into water tourism and adventure sports hub. तो जिस तरह से रिवर राफ्टिंग और भी बहुत सारे जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा उनको डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो पॉलिसी है लाई गई है बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, वैलिड फॉर 10 years फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये यूपी PCS के लिए बहुत ज्यादा और यूपी एग्जाम्स के जितने भी होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट इज DCS दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री? तो डिजिटल क्रॉप सर्वे, ड्यूरेबल क्रॉप सर्वे, डबलिंग क्रॉप सर्वे, डिस्ट्रीब्यूटिव क्रॉप सर्वे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिजिटल क्रॉप सर्वे। टू इम्प्रूव द कलेक्शन ऑफ सोइंग डेटा, कितना हम लोग ने अनाज को मतलब क्रॉप्स को सो किया है, कितना हार्वेस्ट हुआ है, कहाँ पे कितना एरिया है, कौन कौन से क्रॉप हम लोग प्लांट कर रहे हैं, उसकी खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो सारा डेटा जो है वो इस सर्वे में कलेक्ट किया जाएगा। द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड अ पायलट प्रोजेक्ट कॉल्ड डिजिटल क्रॉप सर्वे इन 12 स्टेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द खरीफ सीजन 2023। तो ये इस खरीफ सीजन से स्टार्ट हो गया, चुनिंदा कुछ 12 स्टेट में स्टार्ट हुए। तो ये पायलट प्रोजेक्ट है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इसे पूरे ऑल ओवर कंट्री में भी इसे लागू कर दिया जाएगा। तो डिजिटल क्रॉप सर्वे रेफरेंस एप्लीकेशंस यूजेस टेक्नोलॉजीज GIS एंड GPS, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये सब टेक्निक्स जो है वो यूज की जाएगी ताकि हम लोग जो डेटा है वो कलेक्ट कर सकें। एम्स टू इंश्योर एक्यूरेट क्रॉप एरिया एस्टिमेशन एंड सपोर्ट फार्मर विद सॉल्यूशन। ठीक है, कहाँ पे कौन से क्रॉप ग्रो करें, कितने एरिया में है, वो सब डेटा उसमें जाएगा और अगर किसी फार्मर्स को कोई दिक्कत है तो वो भी सॉल्यूशन मिलेगा। इट हैज बीन क्रिएटेड एज अ पब्लिकली अवेलेबल ओपन सोर्स है, इंटरऑपरेबल टूल एडहेरिंग टू ओपन स्टैंडर्ड। तो ये ओपन सोर्स है तो इसमें कोई भी इसका लाभ ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। UNESCO has suggested adding which city to the list of World Heritage Centers in danger? तो इन डेंजर न्यू दिल्ली, रोम, वेनिस, पेरिस। तो इसमें बहुत सारे कंट्रीज आ जाते हैं और लकीली इंडिया में ऐसा कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर नहीं है जो कि डेंजर के कैटेगरी में है। इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं है, इवन USA में है और भी बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेनिस, जो कि इटली में है ना। तो यूनेस्को, द यूनाइटेड नेशन
Cultural Agency has suggested adding Venice to the list of World Heritage in danger, urging Italian authorities to intensify efforts to safeguard the historic city and its lagoon. तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स हो रही है, फ्लडिंग जैसे अर्बन फ्लडिंग जैसे सिचुएशंस हो गए हैं, और जो उनकी हेरिटेज सिटी थी वेनिस, जो आप बहुत सारे पिक्चर्स में देखे होंगे आपने, तो वो सब जो है उसी को बोला गया है कि वेनिस को कि हेरिटेज सेंटर इन द डेंजर। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, जैसे कि अफगानिस्तान में बामियन बुद्धा है, वो 2003 से ही वो, जब से तालिबान का रूल हुआ है तब से वो डेंजर के कैटेगरी में। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, लेकिन इंडिया से ऐसा कोई भी नहीं है। The recommendation highlights the concern about potential irreversible harm caused by factors such as climate change and over tourism, है ना। तो क्लाइमेट चेंज के साथ साथ बहुत लोग ओवर टूरिज्म भी कर रहे हैं स्पेसिफिक जगह पे, इसीलिए वो जो वेनिस है वो बहुत ज़्यादा उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। अब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आ गए हैं कि एक सर्टेन लिमिटेशंस लगेंगी कि इतना ही पब्लिक जा सकते हैं घूमने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम में। जैसे इंडिया में भी है, ऐसे कुछ कुछ सेंटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड, ओवर टूरिज्म जाता है, जैसे शिमला मनाली, इन सब जगहों में बहुत ज़्यादा टूरिज्म हो जाती है। तो हमें भी उसको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो हम लोग भी हो सकता है कि कोई हमारा भी वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जो है वो डेंजर की कैटेगरी में आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 10th का जो सही ऑप्शन है वो सी है, वेनिस। क्वेश्चन 11 देखते हैं। Falcon Shield 2023 is a military exercise participated by which country? India, USA, China, UAE, China, Russia, India and UAE। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चाइना एंड यूएई। तो पहली बार हिस्ट्री में हो रहा है जब चाइना और यूएई के दो एयरफोर्स जो होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे फैल्कन शील्ड 2023 एक्सरसाइज में। Will hold the first joint air force training called Falcon Shield 2023 in Xinjiang, चाइना में। ठीक है, तो सिंजियांग प्रोविंस जो कि जस्ट जम्मू कश्मीर के ऊपर वाला जो रीजन है, ठीक है। In August, the training seeks to strengthen practical exchanges and cooperation between two air forces, fostering mutual understanding and trust। तो चाइना और यूएई मिलकर अपने एयरफोर्स एक्सरसाइज कंडक्ट कराएंगे अगस्त के महीने में, कहा सिंजियांग प्रोविंस। तो ये चाइना एंड ईयू, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 12 देखते हैं। With reference to the Aadhaar enabled payment system, consider the following statement. It is a bank led model which allows online interoperable financial transaction to point of sale micro ATM using the Aadhaar authentication। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। It does not allow the consumer to business transaction, ये गलत है, अलाउ करता है। It allows for Aadhaar to Aadhaar fund transfer, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट? तो दो स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज ओनली टू जो है वो करेक्ट होगा। तो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोर फ्रॉड्स रिलेटेड टू आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम कम टू फोर्स द यूनिक, जो यूआईडीएआई ऑथोरिटी है, हैज टर्न्ड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम टू बिड अ लिमिट ऑन द केसेस। तो बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं इस केस में आधार से जो ट्रांसफर की जाती है। दिस इंक्लूड डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज एंड अराउंड फिंगरप्रिंटिंग एंड फेशियल रिकॉग्निशन। तो इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है हेल्प ले रहे हैं यूआईडीएआई। तो AEPS is a bank-led model which allows online interoperable financial transaction at point of sale, micro ATM through business correspondence, बैंक मित्रा और एनी बैंक यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन। तो जस्ट आधार नंबर के बेसिस पे, अगर आधार नंबर बैंक से लिंक्ड है और वो पैन कार्ड से भी लिंक्ड होगा ऑब्वियसली, तो हम लोग जस्ट आधार नंबर से हम लोग पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पता ही होगा देयर आर वेरियस सर्विसेज ऑफर्ड इन AEPS, जैसे बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, आधार टू आधार फंड ट्रांसफर, ये सब हम लोग इसमें कर सकते हैं। पेमेंट ट्रांजैक्शन जो है C2B भी है, C2G ट्रांजैक्शन दोनों ही पॉसिबल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। विथ रेफरेंस टू कंजक्टिवाइटिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये बहुत फैला हुआ था पूरे इंडिया में, अब थोड़ा कंट्रोल में है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इट इज द स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन of the transparent layer of tissue that lines the inner surface of the eyelid and covers the white part of the eye। तो ये स्टेटमेंट सही है।
तो इसी को कंजक्टिवा कहते हैं। जो ये ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ टिश्यू जो है उसको कंजक्टिवा कहते हैं, और उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तब उसको हम लोग कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, किसी भी इन्फ्लेमेशन को हम लोग आइटिस, जो भी जैसे आर्थराइटिस जैसे हड्डियों में होता है, तो वो भी क्या होता है, वो इन्फ्लेमेशन होती है। तो फिर कौन कौन से होते हैं, अदर स्टेटमेंट क्या है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस इज कॉज्ड ड्यू टू लॉन्ग टर्म प्रेजेंस ऑफ ए फॉरेन बॉडी इन द आई लाइक हार्ड कंटैक्ट लेंसेज। तो ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस इसके कारण नहीं होता है। फिर वायरल कंजक्टिवाइटिस इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकल फॉर्म योर ओन स्किन और रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये भी स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ठीक है, तो ओनली वन जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो एग्जांपल देख लीजिए, तो कंजक्टिवाइटिस को क्या पिंक आइज भी कहा जाता है, और अलग अलग स्टेट में इसके अलग अलग नाम होंगे। तो often referred as pink eye, swelling या inflammation of the conjunctiva। ठीक है, तो इसी को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। और कंजक्टिवा क्या है, तो द थिन ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ टिश्यू दैट लाइंस द इनर सरफेस ऑफ द आईलिड एंड कवर्स द वाइट पार्ट ऑफ द आई। तो जो ये वाइट पार्ट होती है, थिन बहुत ही पतली लेयर होती है, वही उसमें सूजन आ जाती है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसी को बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के हैं। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जो कि कॉमन एलर्जेंस लाइक पोलन ग्रेन्स या लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ फॉरेन बॉडी इन द आई, जैसे कि हार्ड कंटैक्ट लेंसेज के कारण होती है एलर्जिक। ठीक है, फिर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस किसके कारण होती है, तो बैक्टीरिया के कारण, स्टेफाइलोकोकल या स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरियम्स के कारण हो सकती है। फिर वायरल कंजक्टिवाइटिस इज कॉमनली कॉज्ड बाय कंटेजियस वायरस एसोसिएटेड विद द कॉमन कोल्ड के जो वायरस होते हैं उनसे हो सकती है। ठीक है, फिर ये कम्युनिकेबल डिजीज है, वेरी वेरी कम्युनिकेबल है। ऐसा नहीं है, बहुत मिथ है कि किसी के आंख में अगर देख लेने से वो फैल जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक अगर इसके थ्रू कोई भी अगर हम लोग ट्रांसफर नहीं होता है, जैसे कि अ, जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स है या किसी को हम लोग टच करते हैं, तब जाके ही वो फैलेगा, अथवा ऐसा नहीं फैलेगा, किसी को देखने से नहीं फैलता है। बहुत मिथ है एक तरह से। और एक टाइप ऑफ होती है कंजक्टिवाइटिस जो है कि केमिकल कंजक्टिवाइटिस। इट कैन बी कॉज्ड बाय इरिटेंट्स लाइक एयर पॉल्यूशन के साथ भी होता है, या क्लोरीन इन स्विमिंग पूल्स एंड एक्सपोजर टू नॉक्सियस केमिकल्स के कारण भी कभी कभी आंख जो है वो जलने लगती है, रेड हो जाती है, पिंक हो जाती है। तो ये सब अलग अलग टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस है। ये जो बीमारी है बहुत कम्युनिकेबल है, और इससे हम लोग अपने आप ये ठीक भी हो जाता है, विदाउट एनी मेडिकेशन भी ठीक हो जाता है। और अगर बहुत सीरियस प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, ये बहुत इजीली ठीक भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 क्या कहता है। एज पर द रिसेंट होम मिनिस्ट्री डेटा विच स्टेट रिकॉर्डेड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मिसिंग गर्ल्स बिटवीन 2019 एंड 2021। तो 2019 से 2021 के बीच में सबसे ज्यादा कौन से स्टेट से गर्ल्स या फीमेल्स का मिसिंग केसेस हुए हैं, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो ओवर 13.13 लाख गर्ल्स एंड विमेन्स वेंट मिसिंग पिछले मतलब 2 सालों में, 2019 से 21 साल के बीच में 13 से ज्यादा 13 लाख से भी ज्यादा महिलाओं का या फीमेल्स का मिसिंग केसेस हुए हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, लगभग 2 लाख के आसपास केसेस है, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। द डेटा विच इज प्रेजेंटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि 10 लाख से भी ज्यादा ऐसी महिलाएं हैं जिन 18 ईयर्स की एज है वो मिसिंग है। फिर 2.5 लाख से भी ज्यादा ऐसी बिलो 18 एज की लड़कियां हैं जो कि मिसिंग है। द डेटा इज कंपाइल्ड बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एनसीआरबी का। डेटा हमेशा से ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, देन वेस्ट बंगाल में है। तो ये बहुत चिंताजनक विषय है इंडिया के लिए, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी का भी रीजन हो। बहुत सारी महिलाओं का किडनैप हो जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, वो उनको फॉरेन कंट्रीज में भेज दिया जाता है, या और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉक्सकॉन सब्सिडियरी inked 1600 crore deal with which state to set up the electronic component manufacturing facility? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तमिलनाडु। तो फॉक्सकॉन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर कंपनी है वर्ल्ड में, एक ताइवानीज कंपनी है। तो ताइवानीज फर्म फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप अ की सप्लायर ऑफ एप्पल, एप्पल के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके जो सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं वो फॉक्सकॉन ही बनाता है। तो sign a letter of intent with Tamil Nadu government to invest 1600 crores to establish a manufacturing facility at Kanchipuram district में। तो the letter of intent was signed in the presence of Chief Minister M.K. Stalin, जो कि तमिलनाडु के लीड करते चीफ मिनिस्टर है, एंड फॉक्सकॉन चेयरमैन यंग लुई जो है ताइवान के है, ये इनके बीच में साइन हुआ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज में मिलेंगे, लगभग बताया जा रहा है 6000 के आसपास जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, हमें मैच करना है कौन कौन सा पेयर है, करेक्टली मैच करना है। तो औवा गाडगौवा, तो ये प्रोनाउंसिएशन में बहुत मुश्किल होती है ये नाम। तो सोमालिया से क्या ये मैच करता है? मोगादिशु, मोगादिशु जो है वो कैपिटल है सोमालिया की, है ना, इसीलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएंगे। बोमाको एरिट्रिया में है, तो ये भी गलत है। हरारे जिम्बाब्वे में है, तो एक ही चीज जो है हरारे जो होगा वो सही आंसर होगा। अब अफ्रीका जो है, अफ्रीका में बहुत सारे सिविल वॉर्स, बहुत बहुत कुछ होते रहता है, लेकिन जो न्यूज़ चैनल्स है या आम न्यूज़ में मीडिया में बहुत कम इसे बताया जाता है। तो अफ्रीकन कंटिनेंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटिनेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेट्स हैं, ऑलमोस्ट 57 से भी ज़्यादा इसमें कंट्रीज आते हैं, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज्योग्राफी वाइज भी हमें पता होना चाहिए कौन से कंट्रीज कहाँ है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये किस रिस्पेक्ट में ये न्यूज़ है? तो रिसेंटली द रशियन अफ्रीकन समिट with African leaders in St. Petersburg served a rare opportunity by Russian President Vladimir Putin to meet international counterparts। तो अफ्रीका और रशिया के बीच में एक समिट हुआ था जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में हेल्ड किया गया था, ठीक है। तो ये बहुत ही रेयर इवेंट है, आफ्टर जब से रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है तब से जो रशियन प्रेसिडेंट है वो किसी वर्ल्ड लीडर से मिल रहे हैं, तो वो सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग में अपने रशिया से छोड़कर वो बाहर अभी तक नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो उस रिस्पेक्ट में था। तो न्यूमरस टॉपिक्स वेर डिस्कस्ड एट द समिट इंक्लूडिंग इकोनॉमिक, ह्यूमैनिटेरियन एंड स्पोर्ट इश्यूज, but Russia's invasion of Ukraine and the food insecurity in African continent took center stage। तो मेन जो बात चली इस सब पे तो बात हुई इकोनॉमिक, ह्यूमैनिटेरियन, स्पोर्ट्स इशू, बट मेन जो है कि अफ्रीकन बहुत लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, तो वहां पर फूड सिक्योरिटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसीलिए रशिया ने वादा दिया है 6 अफ्रीकन कंट्रीज को कि वो फ्री ग्रेन्स प्रोवाइड करेंगे, मेनली व्हीट प्रोवाइड करेंगे। 25 से 50,000 टन ग्रेन जो है वो सेंड करेगा रशिया फ्री में। किन किन को? बुर्किना फासो, जिम्बाब्वे, माली, सोमालिया, द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड एरिट्रिया। तो इन सब कंट्रीज को वो फ्री में ग्रेन प्रोवाइड करेगा। तो इसी के लिए समिट था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे मैचिंग देख लीजिए, औगाडौगोवा जो था वो है बर्किना फासो में, मोगादिशु जो है सोमालिया में था, बमाको है माली में, हरारे जो एक ही मात्र मैच किया गया था वो जिम्बाब्वे, अस्मारा एरिट्रिया एंड बांगवी जो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये सब जो है ये कैपिटल के नाम, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, with reference to nuclear fission consider the following statement। न्यूक्लियर फिशन बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, फ्यूजन नहीं है फिशन है, जिसमें क्या होता है हेवी न्यूक्लियर मॉलिक्यूल जो है वो दो हल्के न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में वो टूट जाते हैं, ठीक है, उसको न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं। और जहां पे दो लाइटर मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं और एक हेवियर मॉलिक्यूल न्यूक्लियर बनाते हैं, उसको क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो फ्यूजन और फिशन में डिफरेंस है। तो प्लूटोनियम 239 इज एन एक्सट्रीमली रेयर आइसोटोप दैट इज कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूल। तो नहीं, प्लूटोनियम 39 बहुत कॉमनली यूज नहीं किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूल में। फिशन बॉम्ब्स रिक्वायर एन एनरिचमेंट ऑफ 3 to 4% ऑफ यूरेनियम 235 टू सस्टेन चेन रिएक्शन, ये भी गलत है।
तो फिजन बॉम्ब के लिए, एटॉमिक बॉम्ब्स के लिए 3 to 4% में नहीं होगा, 90% चाहिए ही चाहिए, तब जाके ही 90% एनरिचमेंट चाहिए, तब जाके ही वो चेन रिएक्शन सस्टेन कर सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो नीदर वन नॉर टू जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन कुछ इस तरह से होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हेवी न्यूक्लियाई है वो ब्रेक हो जाता है ना। तो वो दो लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है और बहुत सारे एनर्जी रिलीज होता है जो चेन रिएक्शन को आगे बढ़ाते जाता है। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है वो है यूरेनियम 235। ठीक है, एंड एक्सट्रीमली रेयर आइसोटोप ऑफ हेवी मेटल यूरेनियम। तो ये रेयर आइसोटोप है यूरेनियम का, is commonly used as nuclear fuel, is one of the few elements that can undergo induced fission. This is done by subjecting uranium 235 nucleus to a neutron। ठीक है, यूरेनियम 235 एक जिसका न्यूक्लियस है उसको हम लोग न्यूट्रॉन से अटैक कराते हैं। द न्यूक्लियस इमीडिएटली अब्सॉर्ब एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन एंड कंसिक्वेंटली बिकम अनस्टेबल। तो जो वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो है वो गेन कर लिया यूरेनियम 235, इसके कारण क्या होगा, U35 जो 235 जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो हर कोई स्टेबल होना चाहता है, तो स्टेबल ऐसे आएगा तो वो ब्रेक होने लगता है, वो अपने छोटे छोटे लाइटर पार्टिकल्स में ब्रेक होने लगता है and immediately breaks apart into two lighter atoms and few extra neutrons. This process releases what is known as atomic energy। तो जब दो हेवियर एटॉमिक न्यूक्लियस से जो दो लाइटर न्यूक्लियर बनते हैं तो उसमें बहुत सारे एनर्जी भी रिलीज होता है। ठीक है, वही होता है एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, तो यूरेनियम ore is enriched in order to increase the concentration of 235। Most nuclear power plants require an enrichment of 3 to 4% to sustain chain reaction। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो चेन रिएक्शन उसको स्टार्ट करने के लिए 3 to 4% एनरिचमेंट में हो जाता है। लेकिन अगर बॉम्ब बनाना है, न्यूक्लियर फिशन बॉम्ब्स बनाना है, तो उसमें 90% से भी ज्यादा एनरिचमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड उल्लास इनिशिएटिव। उल्लास क्या, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन फॉर ऑल इन द सोसाइटी, ऑप्शन नंबर ए जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सही आंसर होगा। इनॉग्रेटेड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसके हेड कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान इसके मिनिस्टर है। जन जन सहकार एंड द मोबाइल एप्लीकेशन फॉर उल्लास नव भारत सशक्त कार्यक्रम। The Ullas initiative aims to transform education and literacy nationwide by creating learning ecosystem that provides basic education, digital financial literacy, and critical life skills to individuals aged 15 and above who miss the chance to attend school। तो किसी कारणवश अगर कोई स्कूल अपना मिस कर गया है या नहीं पढ़ पाया है तो उनको वो एजुकेशन प्रोवाइड होगी। इसमें बेसिक एजुकेशन होगी, फिर जो डिजिटल एंड फिनेंशियल लिटरेसी वाली होगी, बैंक से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, वो भी सिखाई जाएगी, और क्रिटिकल लाइफ स्किल्स भी इसमें सिखाई जाएगी इस प्रोग्राम के इनिशिएटिव के थ्रू। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द बुक टाइटल्ड मेमोरीज नेवर डाई वॉज लॉन्च्ड एज अ ट्रिब्यूट टू अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर है अब्दुल कलाम के लाइफ के ऊपर लिखी गई है ना। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड द बुक टाइटल मेमोरीज नेवर डाइड ट्रिब्यूट टू फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो वो जब अमित शाह 2 दिन के यात्रा के लिए रामनाथपुरम गए थे तमिलनाडु में, तो वहां पे इनॉग्रेशन की गई थी इस बुक की। और इनके ऑथर कौन थे, तो डॉक्टर एपीजे नसीमा मरैकर एंड साइंटिस्ट वाई.एस. राजन। तो ये दोनों ऑथर हैं इस बुक के, मेमोरीज नेवर डाई। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में आने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। Which badminton player has clinched the Japan Open 2023 singles men title? ठीक है, तो किदाम्बी श्रीकांत, विक्टर एक्सलेसन, सी लक्ष्य सेन या चेन लॉन्ग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
विक्टर एक्सलेसन, तो ये डैनिश, ठीक है। डैनिश वर्ल्ड नंबर 1 विक्टर एक्सलेसन हैज क्लिंच्ड द विक्ट्री ऑफ जापान ओपन फाइनल आफ्टर डिफीटिंग जोनाथन क्रिस्टी ऑफ इंडोनेशिया को हराकर, तो ये रनर अप है, ठीक है। तो ये मेंस कैटेगरी में है जापान ओपन में, तो इंडिया का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था इसमें। एंड वुमेन सिंगल वर्ल्ड नंबर 2 एन सेंग यंग ऑफ साउथ कोरिया बीट ही बिंग जियाओ ऑफ चाइना, तो इसमें भी साउथ कोरिया जो है फीमेल्स में भी जीती है जापान ओपन, ठीक है। और सेकंड रनर अप कौन है, सिल्वर मेडल किसको मिला है, तो चाइना के बिंग जियाओ को मिला है, ठीक है। तो ये इसका स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेनी सागर which is in the news recently is a place located in which state? झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए झारखंड। तो बेनी सागर वेरी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि झारखंड और ओडिशा जो बॉर्डर है, झारखंड ओडिशा बॉर्डर पे ये सिचुएटेड है। वेस्ट सिंहभूम एक डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड में पड़ता है, वहीं पर ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक एक्सकवेशन फाइंड आउट किए बेनी सागर में, झारखंड वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। द एक्सकवेशन हैज yielded 100 years of artifacts indicating continuous human habitation from 5th century AD से 16 से 17वीं सेंचुरी के एडी में आर्टिफैक्ट्स और बहुत सारे उसमें स्ट्रक्चर्स मिले हैं। तो इसके आप फोटो देख सकते हैं बेनी सागर का। तो बेनी सागर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द ASI एंड लिस्टेड अमंग द टॉप 100 सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स इन द कंट्री, तो ये टॉप 100 की जो लिस्ट है उसमें भी शामिल है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following nations democratic government was recently deposed by a coup? मोरक्को, घाना, नाइजर एंड सेनेगल। तो जिस तरह से कुछ महीना पहले साउथ सूडान में इशू था, उसी तरह से नाइजर में भी एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नाइजर, ठीक है। तो इसका ज्योग्राफिक लोकेशन देखना भी बहुत जरूरी है कि आसपास के इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो अल्जीरिया, लीबिया, चैड, नाइजीरिया, माली, बर्किना फासो, बेनिन, ये सब जो है इसके नेबरिंग कंट्रीज है। तो इसका मैप बहुत ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, नेबरिंग कंट्रीज। तो रिसेंटली नाइजर्स डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रेसिडेंट मोहम्मद बजूम वाज आउटस्टेड इन ए कू, ठीक है। तो इसको सपोर्ट कौन कर रहा था, तो ऑब्वियसली इसको रशिया सपोर्ट कर रहा था, तो रशिया इसको सपोर्ट कर रहा था। और जो वहाँ के प्रेसिडेंट है जो कि इलेक्टेड हुए थे डेमोक्रेटिकली, उनको हटा दिया गया है। द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीका स्टेट्स ECOWAS slapped severe sanctions on Nigeria on Sunday in response to the coup, including a number of border closures. तो जितने भी आसपास के देश है, नेबरिंग कंट्रीज, वो अपने बॉर्डर क्लोज कर लिए हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी आदेश दे दिया कि जो भी वहां पर सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स, वो जल्द से जल्द वहां से निकल जाए, ठीक है। तो people and goods can move again to Algeria, Libya and Chad which aren't in ECOWAS. तो जो अल्जीरिया, लीबिया एंड चैड जो है वो इकोवास का पार्ट नहीं है, तो वहां से मूव इजीली किया जा सकता है। एज वेल एज इकोवास मेंबर्स माली एंड बर्किना फासो हु सपोर्ट द कू लीडरशिप। तो जो कू हुआ है, जो रशिया सपोर्टेड जो मिलिट्री लीडर्स है वो आ गए हैं, तो जो आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज है वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इकोवास को मेनली जो है वो अमेरिका सपोर्ट करता है, अमेरिकन वेस्टर्न कंट्रीज, फ्रांस जैसे कंट्री सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस कू को बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री, साथ ही साथ में जो नाइजीरियन मिलिट्री है वो भी सपोर्ट करता है, और जिनको रशिया का सपोर्ट है, ठीक है। तो बेसिकली ये अमेरिका और रशिया का ही एक टाइप ऑफ वॉर है, जिसके कारण जो नाइजर के लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to Etikopakka toys, consider the following statement. These are made of a Wrightia tinctoria woods. तो ये statement सही है। These are made by use of turned key lacquering method. तो ये भी statement सही है। It is registered geographical indication GI tag product of Tamil Nadu. तो ये गलत है, तमिलनाडु का नहीं है, ये आंध्र प्रदेश का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 जो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज। तो ये है एटिकोपक्का टॉयज, वेरी वेरी बहुत सुंदर टॉयज है, इंडियन टॉयज है।
तो ये अमेजोन पे भी बहुत अवेलेबल है और भी बहुत सारे वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है। तो हमें इंडियन टॉयज को बढ़ावा देना चाहिए, बजाय जो हम लोग चाइनीज या फॉरेन कंट्रीज के टॉय यूज करते हैं। इंडियन मेड टॉयज को यूज करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। एटिको पक्का टॉयज जो है वो जीआई टैग मिला है आंध्र प्रदेश से अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 30। ठीक है, ये तो एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जीआई टैग के लिए। The Etico Pakka toys are one of the finest wooden lacquerwood craft. It is an age-old tradition from region. The craft is said to have practiced since 18th century में आंध्र प्रदेश में प्रैक्टिस की जाती है, और उस जो जिस गांव से स्टार्ट हुआ उसी गांव का नाम है एटिको पक्का टॉय, एटिको पक्का, which is situated on the bank of रिवर वराहा तालुक एलमचल्ली इन वाइजैक डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो एटिको कोपक्का जो है वो विलेज का नाम है। कौन सा रिवर पास होता है? तो रिवर वाराहा। और वो उसको लकड़ी का क्या नाम है? तो साइंटिफिक नेम तो राइटेरिया टिंक्टोरिया है, लेकिन जो उसको लोकल नाम क्या है आंध्र प्रदेश में बोला था? अंकुडू वुड्स। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द मेकिंग ऑफ एटिकोपक्का टॉयज इज यूज्ड बाय टर्न्ड की लैक्वेयरिंग मेथड। These toys are crafted and naturally lacquered on the hand lathi machines by using natural dyes। तो जिस तरह से बहुत सारी जो राजस्थानी चूड़ी होती है जिनको बनाया जाता है, उसी तरह से इसका भी बनाने का बहुत ज़्यादा सिमिलर मेथड है। ऑप्शन नंबर बी जो है उसका सही आंसर होगा। ये टॉयज अपने यंग वंस को आप गिफ्ट में दे सकते हैं। इंडियन प्रोडक्ट्स को हमने प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, as per the health ministry data, which state recorded the most death due to heat waves till June end? तो सबसे ज्यादा हीट वेव्स के कारण डेथ कौन से स्टेट में हुई है? बिहार, राजस्थान, केरला, गुजरात। तो सबको लगेगा कि बिहार राजस्थान में हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा डेथ हुई है केरला में हुई है। ठीक है, as many as 120 people died in Kerala due to heat waves till June end, the highest among the country, said by the Union Health Ministry statement in the Lok Sabha। तो मानसून सत्र चल रहा है तो उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये डेटा प्रोवाइड किया। सेकंड सबसे ज्यादा डेथ कहाँ है? तो गुजरात में 35 डेथ्स एंड तेलंगाना में 20 डेथ हुए हैं हीट वेव्स के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which institution releases digital payment index in India? RBI, NPCI, नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ऑप्शन सही होगा ए, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो डिजिटल पेमेंट अक्रॉस द कंट्री रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 13.24% इन अ ईयर थ्रू मार्च 2023। तो इन डिजिटल पेमेंट में इंडिया में और ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। रजिस्टर्ड ग्रोथ जो है 13.24% है। तो ये आरबीआई प्रमोट करिए डिजिटल पेमेंट को, है ना। तो आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स स्टूड 395.57 एट द एंड मार्च ऑफ 2023 एज कंपेयर टू पिछले साल कितना था? 377.46। तो इसमें 13.24% की बढ़ोतरी हुई है। द इंडेक्स इज बेस्ड टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन पेमेंट अक्रॉस द कंट्री। तो कितना हम लोग डिजिटली पेमेंट करते हैं उसको ये इंडेक्स शो करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which state union territory saw the highest number of death due to rabies in the country in 2022? तो सबसे ज्यादा डेथ कहाँ हुई है ड्यू टू रेबीज? आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दिल्ली में सबसे ज्यादा डेथ हुई है ड्यू टू रेबीज। तो ये भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने लोकसभा में ये मानसून सत्र में ये पेश किया था। दिल्ली सॉ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू रेबीज। दिल्ली में कितने केसेस हुए? तो 48 फैटलिटीज। वेस्ट बंगाल में 38, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जो कि सब में 29 केसेस है। ठीक है, तो दिल्ली और वेस्ट बंगाल जो है फर्स्ट सेकंड है ड्यू टू रेबीज। और रेबीज जरूरी नहीं है सिर्फ कुत्ते के काटने या खरोचने से हो सकता है, और भी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स या जानवर हैं जिनके इन्फेक्शन से हो सकता है। तो ये एक वायरल बीमारी है। ठीक है, तो ये वायरस के कारण होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 27 देखते हैं, विथ रेफरेंस टू लिथियम आयन बैटरीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द यूज ऑफ एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस वेयर आयंस ट्रांसफर टू एंड फ्रो बिटवीन द एनोड एंड कैथोड। तो यहाँ पर
बिल्कुल सही है, एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है क्योंकि एक्वस में बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का मतलब क्या है कि जो आयंस है वो इजीली टू एंड फ्रो मोशन में मूव कर सके, है ना। द एनर्जी डेंसिटी ऑफ लिथियम आयन बैटरीज इज नियरली 4 टाइम्स दैट ऑफ निकल कैडमियम बैटरीज। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड एंड कैथोड्स, और बीच में जो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, एक सॉल्यूशन होता है, मेनली केमिकल सॉल्यूशन होता है। द एनर्जी डेंसिटी ऑफ लिथियम आयन सेल्स यूज्ड इन टुडेस मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिक vehicles is nearly 4 times higher than the older generation जो निकल कैडमियम बैटरीज बनती थी उनसे बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है ना, 4 टाइम्स हायर है। तो lithium ion batteries are used aqueous electrolytic solutions where ion transfer to and fro from the anode and cathode triggering the recharge and discharge of the electrons। ठीक है, तो यहाँ पर आयंस जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में आयंस का एक्सचेंज जो है बहुत इजी हो जाता है। अगर वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन नहीं होता, एक सॉलिड होता, तो उसमें जो ट्रांसफर है आयंस का ट्रांसफर होने में उसमें दिक्कत हो सकता था। ठीक है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यूज किया जाता है। वन मेजर प्रॉब्लम इज दैट लिथियम मेटल इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव। लिथियम के साथ एक प्रॉब्लम जो डिसएडवांटेज है, दो तीन है डिसएडवांटेज, लेकिन सबसे ज्यादा है कि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट है जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। द मेन फॉर्म ऑफ लिथियम corrosions are dendrites, which are branched lithium structures that grow out of the electrode and can potentially pierce through the separator and the other end, short circuiting the cell। तो इसमें डेंड्राइट टाइप, जैसे पेड़ की जड़ें होती है उस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जो कि शॉर्ट सर्किट कर देता है बहुत इजीली। तो ये दो इसके डिसएडवांटेज है कि एक तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, फिर कोरोजन्स भी हो सकते हैं, लिथियम कोरोजन्स कॉजिंग डेंड्राइट्स भी हो सकते हैं जो कि शॉर्ट सर्किट कर देता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो फंडामेंटल 11 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है ना। तो ये तो सही है, आर्टिकल 51 में आते हैं सारे। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये नहीं है, ये डीपीएसपी का पार्ट है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इस ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, India has signed the deal of MH-60R helicopter to boost Indian Navy's effort to expand its role in the Indian Ocean region with which country? Russia, Germany, USA, फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। तो लॉकहीड मार्टिन एक कंपनी है, डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी कंपनी है, तो वही ये मैन्युफैक्चर करती है MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर जिसको बोला जाता है। तो इंडियन नेवी ने 24 एक्वायर किए हैं जो कि इंडियन नेवी को हेल्प करेगा इंडियन ओशन रीजन में मतलब निगरानी रखने में। तो MH-60 रोमियो सी हॉक मेड बाय द डिफेंस जायंट लॉकहीड मार्टिन कंपनी है, वो बनाती है नेवल हेलीकॉप्टर्स इन द वर्ल्ड यूज्ड बाय द यूएस नेवी। यूएस नेवी भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, बहुत ही एडवांस टाइप ऑफ नेवल हेलीकॉप्टर है। It will be purchased directly by the US government under a foreign military sales agreement with the US Department of Defense। ठीक है, तो ये US गवर्नमेंट से डायरेक्टली खरीदा जाएगा, US गवर्नमेंट से। इट इज मोस्ट केपेबल एंड मैच्योर एंटी सबमरीन वॉरफेयर। ठीक है, तो एंटी सबमरीन, ये सबमरीन को भी मार सकता है। एंटी सरफेस वॉरफेयर मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर अवेलेबल इन द वर्ल्ड। तो वन ऑफ द एडवांस्ड है, मोस्ट एडवांस्ड है। तो MH-60 is designed to hunt down submarines and will add to strategic depth and combat capabilities of the Indian Navy। तो ये सबमरीन जो पनडुब्बी है उनको भी ध्वस्त कर सकता है। इट इज केपेबल ऑफ लॉन्चिंग हेल फायर मिसाइल्स फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट एक्सटेंडेड पायलॉट्स। तो दोनों ही साइड से, लेफ्ट एंड राइट से हेल फायर मिसाइल्स, जो बहुत सारे मिसाइल्स एक बार में छोड़ दिए जाते हैं, वो
भी लॉन्च कर सकता है, जो सरफेस है जो या फिर जो सब सरफेस या सबमरीन्स उनको भी ये आराम से गिरा सकता है। इट also has advanced system of passive detection, location and identification of emitters. It can not only track and hunt ship but is also used by the US Navy as anti-submarine weapon। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन रीजन को अगर इंडिया अपने कंट्रोल में रखना चाहता है तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यूएसए से हम लोग खरीद रहे हैं, रोमियो हेलीकॉप्टर्स। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद जन विश्वास अमेंडमेंट प्रोविजन बिल्स? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसका सही होगा जन विश्वास अमेंडमेंट प्रोविजन बिल, जो 2023 भी अभी अभी ताजा पास हुआ है, was passed recently by the Lok Sabha. It aims to boost ease of doing business and living in India. तो ये जो बिल है वो बेसिकली बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए है और कोई भी आकर इसमें इंडिया में आकर इजीली बिजनेस कर सके। इट एम्स टू रीडिफाइन रेगुलेशन इन द कंट्री बाय डीक्रिमिनलाइजिंग माइनर ऑफेंसेस अंडर 42 एक्ट। तो पहले जो था माइनर ऑफेंसेस के लिए भी पेनल्टी क्रिमिनलाइज किया जाता था जिससे बिजनेस में बहुत ज़्यादा रुकावट होती थी, तब वो डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, देयर बाय रिड्यूसिंग कंप्लायंसेस। तो जितने भी कंपनीज वो बहुत ज़्यादा खुश हैं ताकि वो इजीली बिजनेस कर सकेंगे। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्रेजेंटेड, ठीक है, तो ये इस बार पास हो गया है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल प्रोपोजेस which personality as the visitor to all the IIMs? तो जितने भी IIMs हैं, एट प्रेजेंट 20 IIMs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, तो इसमें भी इसके भी बिल लाया गया है। तो विजिटर का दर्जा किसे मिलेगा? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। इसका सही आंसर होगा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रेसिडेंट। तो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2023 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब बिल was introduced in the Lok Sabha to amend the IIM Act of 2017 को amend किया गया। The amendment declares 20 IIMs across the country as institution of national importance। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला है, उसी तरह से जितने भी 20 IIMs हैं उनको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिलेगा। द बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लोक सभा बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने प्रस्तुत किया था। प्रोपोजेस टू अपॉइंट टू द प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द विजिटर ऑफ ऑल IIMs। तो जितने भी IIMs हैं उसके विजिटर कौन होंगे? तो प्रेसिडेंट होंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 32। माइक्रोन इज सेट टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट इन द स्टेट। कौन से स्टेट में? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गुजरात में जो है माइक्रोन कंपनी जो है वो एस्टैब्लिश करेगी। तो माइक्रोन रीअफर्म्ड इट्स कमिटमेंट टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट इन गुजरात, क्रिएटिंग 5000 डायरेक्ट जॉब्स एंड एड्रेसिंग डिमांड फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो बेसिकली जो सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, मोबाइल, लैपटॉप्स, टैबलेट्स में यूज होते हैं, उनके लिए प्लांट बनेगी तो गुजरात में बनेगी। ठीक है, द प्रोजेक्ट एंटेल्स कितना इन्वेस्टमेंट करिए? तो 2.75 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करेगी माइक्रोन कंपनी, और ये द फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप्स शुड बी रेडी बाय दिसंबर 2024। तो 2024 के अंत तक ये जो चिप फैक्ट्री है वो इंडिया में रेडी हो जाएगी और ये बन जाएगी इंडिया की पहली मेड इन इंडिया चिप, सेमीकंडक्टर चिप्स। ठीक है, तो देखा जाता है बनता है या नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है कि विच इंडियन कंपनीज हैव बीन अलाउड टू लिस्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंजेस थ्रू विच इंस्टीट्यूशन? सेबी, IFSC, RBI, NSE। तो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, RBI ऑब्वियसली पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो कि कहाँ सिचुएटेड है? अहमदाबाद, गुजरात में। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेड दैट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू enable listed and unlisted domestic companies to directly list their equity shares in IFC। ठीक है,
तो जितने भी लिस्टेड और साथ ही साथ अनलिस्टेड डोमेस्टिक कंट्रीज हैं वो अपने इक्विटी शेयर्स जो है वो आईएफसी में लिस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। द डिसीजन विल फैसिलिटेट access to global capital and result in better valuation of the Indian companies। तो इससे क्या होगा, इंडिया में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ेगी, इंडियन कंपनीज के वैल्यूएशन एक्यूरेट पता चल सकता है। द फिनेंस मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्च्ड कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड एंड एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड। तो ये भी निर्मला सीतारमन जी ने इसे लॉन्च किया। ठीक है, तो आईएफसी का सही आंसर होगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following amendment of the Constitution introduced Article 15 subclause 5 which empowers the state to make such provision for the advancement of SC, ST and socially educationally backward classes in educational institution? ठीक है, 91st, 92nd, 93rd या 97th अमेंडमेंट। तो ये बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 15 में बहुत सारे सब क्लॉजेस हैं। तो आर्टिकल 15 तो पता ही होगा, मूवीज भी बन चुकी है इन पे। गारंटीज द फंडामेंटल राइट है ना, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई करता है तो क्रिमिनलाइज है। फिर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 and 2 broadly state that the states are not discriminate any citizens on the ground of only religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। ठीक है, and there shall be no restriction or any person to access use of public places of public resort maintained wholly or partly by the state of dedicated to use of general public। तो अगर आपके पास लक्ष्मीकांत बुक है तो इसमें सारा ही डिटेल में लिख दिया गया, स्टैटिक क्वेश्चन है ना। तो इसका जो है आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, was introduced by the constitution by 93rd amendment। ठीक है, एक्ट 2005 में it is an enabling clause that empowers the state to make such provision for advancement of SC, ST and socially educationally backward classes के लिए of citizens in relation to specific subjects, namely admission to educational institution including private educational institutions whether aided or unaided by state notwithstanding provision of article 19(1)(g। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि 93rd अमेंडमेंट में लाया गया था 2005 में। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 हर स्टेट जो है वो प्रमोट कर सकता है, अपने रिजर्वेशन ला सकता है SC, ST और जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है मेनली उनके लिए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 93rd अमेंडमेंट जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने लगभग 34 क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा। अच्छा लगा है अगर वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा है वीडियो, अच्छा बुरा जो भी लगा वो बिल्कुल बोल सकते हैं। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अनसब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप फॉलो करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।